वीडियो को देख रहे अपने सभी सुधी दर्शकों का अभिनंदन और बहुत ही आदरपूर्वक उनका अभिवादन। मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। दलितों की कांग्रेस की ओर घर वापसी से भारतीय जनता पार्टी में बहुत बेचैनी और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए उसने बहुत जोरों से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि किस तरह से दलितों को, जो जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहे थे धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, उसको कैसे उस क्रिया को, उसकी गति को जो है वो फिर से बहाल किया जा सके और उस गति को बढ़ाया जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे प्रयत्न देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने समाजवादी पार्टी के प्रति अपने कटु अनुभवों को भूलकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में शामिल थी, तो इसलिए इस कदर उसने जो है वो सारी समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी जो पुरानी गिले सक्रिय है भुलाकर, और कांग्रेस के नाते उसने यहाँ समाजवादी पार्टी को भी धुआंधार वोट दिया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पिछड़ना पड़ा और उत्तर प्रदेश में शर्मनाक चुनाव परिणामों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष को भेजा गया था और BL संतोष ने 2 दिन प्रवास किया। दूसरे दिन उन्होंने अपना पूरा समय दलितों का मन टटोलने में खपाया। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के मोर्चे के पदाधिकारियों से वार्ता की, उन्होंने अनुसूचित जाति के मंत्रियों से बात की और ये उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी जो है अपने आप को उसमें गौरव का अनुभव करने लगे थे। उनको मंदिरों में उनको बहुत ही आदरपूर्वक जो प्रवेश कराया जाता था उससे वो बहुत अनुभव करने लगे थे, गौरव का अनुभव करने लगे थे। फिर उनकी भक्ति की ये प्रीति क्यों टूट रही है, तो जो मंत्रियों ने बताया, अनुसूचित जाति के पदाधिकारी ने और तमाम सारी बातें बताई। तो उन्होंने जो है उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति के जो नेता है, तो जो कार्यकर्ता है, उसको वो तवज्जो नहीं मिलती जो दूसरी जातियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलती है। उन्हें पार्टी में उपेक्षित होके उनको जो है रहना पड़ता है। ये बात उनको बहुत मलाल करती है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से छटकने की कोशिश करने लगे। ये उन्होंने कहा जो संविधान का मुद्दा है वो तो अपनी जगह था ही, लेकिन ये एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति को कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो जाए उसको महत्व नहीं मिलता। ये बात उनको अनुसूचित जाति के लोगों को कसकती है और ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अब तो ये है कि जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में जो अपने धार्मिक संस्कारों के साथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी ऊपरी सहानुभूति करे दिखा ले, लेकिन अधिकारों के मामलों में उस ढंग की मान्यता नहीं देना चाहती। वो उनको भारतीय जनता पार्टी उन्हीं दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं से खुश रहती है जो बहुत ही दीन भाव और दास भाव से पार्टी के अंदर प्रस्तुत हो। और अब उनके अंदर भी इतनी धीरे धीरे चेतना आती जा रही है, उनके अंदर भी जो है बराबरी की एक भावना पैदा होती जा रही, बराबरी का दर्जा पाने की भावना जो पैदा होती जा रही, तो उसकी वजह से द्वंद्वात्मक स्थिति भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए पैदा हो गई है। और कई भारतीय जनता पार्टी के कई जो बड़े दलित नेता है वो इस रवैये को लेकर, पार्टी के इस रवैये को लेकर मुखर तक होने लगे हैं। तो ये एक कर्नाटक के सांसद हैं रमेश जिनागी, 7 बार के लोकसभा सदस्य हैं वो, और दक्षिण भारत में अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र सांसद। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल में दक्षिण भारत से 4 लोगों को, खासतौर से कर्नाटक से 4 लोगों को, सॉरी दक्षिण भारत से नहीं, कर्नाटक से 4 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने हमें कैबिनेट मंत्री बनाने की हमें पार्टी ने पूछने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से संबंधित हूँ, इसलिए मेरे साथ में वही उनका एक उपेक्षा के व्यवहार के कारण जो मन में बसा है, उपेक्षा का व्यवहार उनके धार्मिक संस्कारों की वजह से, उसका मैं शिकार हो गया हूँ। तो पार्टी उनका जो है उनके कद को देखते हुए उनके आरोप को सहजता में नकारा नहीं जा सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में उनके इस आरोप को लेकर चुप्पी छा गई। दूसरी ओर
मोदी जी के वर्तमान मंत्रिमंडल में करीब 71 मंत्री में है। 71 मंत्री में से केवल 10 मंत्री अनुसूचित जाति के हैं और वो 10 मंत्रियों के पास में भी कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। ये देखा जाए मंत्रिमंडल की अगर लिस्ट देखी जाए तो मंत्रिमंडल की लिस्ट में सारे जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनको की डिपार्टमेंट कहते हैं वो सारे लगभग सारे के सारे सवर्णों के हवाले हैं। कोई भी पिछड़े वर्ग के लोगों के पास में भी बहुत कम है। तो ये भी एक कर रहा है कि जो धार्मिक संस्कारों की वजह से उनको जो है उनकी क्षमताओं पर अभी भी अविश्वास है दलितों की। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत देखने को मिल रही है। असीम अरुण जिनके पिता खुद भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे और बड़े कामयाब पुलिस अफसर रहे और असीम अरुण की तो पुलिस के मामले में प्रशासनिक कुशलता की खुद योगी जी कायल थे, इसीलिए उन्होंने प्रेरित किया कि वो राजनीति में हमारे साथ सहयोगी बने। लेकिन जब असीम अरुण विधायक चुन गए, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना था, तो असीम अरुण की प्रशासनिक कुशलता का जहां उपयोग हो सके वैसा पद देने की सोचने की बजाय उन्होंने ये समझा अनुसूचित जाति के हैं ये, इसलिए केवल ये जो है उसका वजीफा बांटने का काम कर सकते हैं। तो उनको समाज कल्याण विभाग का राज्य मंत्री बना के उनको जो है दरकिनार कर दिया गया। तो ये भी अपने आप में दलितों के प्रति क्या रवैया है ये एक दिखाता है। और इसी तरीके से जो है वरुण रानी है वो उनके साथ में भी ये देखा जा बेबी रानी जो मौर्य है जो उत्तराखंड की राज्यपाल है। अगर कोई सवर्ण जाति का अगर कोई राज्यपाल के पद पर रहा होता और वो यदि फिर सक्रिय राजनीति में वापस करता और किसी राज्य में किसी राज्य के मंत्रिमंडल में उसमें उसको शामिल किया जाता, शामिल करने पर विचार हो रहा होता, तो निश्चित रूप से उसकी ये मेरिट को देखना पड़ता कि वो पूर्व राज्यपाल है, तो उस मेरिट के अनुरूप उनको महत्वपूर्ण विभाग देना पड़ता। लेकिन चूंकि बेबी रानी मौर्य अनुसूचित जाति की हैं, तो उनको भी समझा गया कि वो उनको भी जो है किसी तरीके से खपाया जाए। कैबिनेट मंत्री तो बना दिया, लेकिन उनको केवल जो है कौन सा महिला एवं बाल विकास विभाग दे दिया गया। उनकी अनुसूचित जाति के होने के नाते उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल के कारण उनका जो कद था उस कद की मेरिट को उस मेरिट को खत्म कर दिया, उस मेरिट को कोई महत्व नहीं दिया गया। एक मंत्री उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में ही है, गुलाबो रानी, 5 बार की विधायक है। पिछली बार भी वो पूरे 5 साल तक माध्यमिक शिक्षा विभाग में अटैच राज्य मंत्री रही थी और उसके बाद में उनको इस बार स्वतंत्र प्रभार तो दे दिया गया, लेकिन राज्य मंत्री से ऊपर का दर्जा नहीं दे दिया गया। जबकि जब भी क्षमताएं प्रमाणित करने का मौका मिला है, अनुसूचित जाति के लोगों में भी वो लोग छुपे हुए हैं, ऐसे क्षमतावान और प्रतिभावान जिनके अंदर नेतृत्व की पूरी क्षमता है, ये उन्होंने दिखाया है जब भी उनको अवसर मिला। इसी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती पर और चाहे कुछ आप दोष लगा सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक कुशलता के मामले में तो जिस ढंग से उन्होंने संचालन किया राज्य की सरकार का, उस मामले में तो एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि वो योगी जी से भी ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री थी, अभी तक की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री मानता है। और मान लीजिए तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर न भी मानता हो, तो इसमें तो लगभग सभी सहमत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सहमत हैं कि उनकी सरकार पर हनक बनाकर काम कराने में अधिकारियों से इसमें उनका कोई सानी नहीं था और इसमें उनकी प्रशंसा होती रहती। कांग्रेस के समय भी कांग्रेस में तो उस समय ये था कि कांग्रेस पे तो ये आरोप लगता था कि वो तो एक ब्राह्मणवादी पार्टी है, सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाती है, सारे महत्वपूर्ण पद कांग्रेस देती है, ब्राह्मणों को देती है। लेकिन कांग्रेस ने जगजीवन राम को बहुत महत्वपूर्ण पद दिया। इंदिरा गांधी की मंत्रिमंडल में वो सबसे ताकतवर मंत्री थे और उनको रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। तो जगजीवन राम ने वहां पर भी अपने आप को प्रमाणित किया था कि नहीं, दलित क्षमताओं के मामले में किसी से कमजोर नहीं है। लेकिन वो चूंकि एक संभूक वध का जो प्रसंग है, संभूक वध के प्रसंग को पुनः प्रासंगिक बनाने का जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी पर हावी रहती, तो वो दलितों की क्षमताओं के बारे में न्यायपूर्ण मूल्यांकन नहीं कर पाती, कर ही नहीं पाती। वो जाति इतनी चोट लग गई फिर भी वो ये इस बात के प्रयास नहीं कर पा रही कि हम दलितों को कुछ केंद्र में भी राज्य में भी कुछ महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बनाकर उनको आजमाएं, उनको भी महत्व मिले, कुछ जिलों में
जिलाध्यक्ष चालक बनाए गए, लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में हम जिलाध्यक्ष बनाए और उनको उनकी बात को भी उतना ही महत्व मिले। वो किसी भी बिरादरी के, सवर्ण बिरादरी के मंत्रियों के यहाँ पे भी जाए तो मंत्री जो है उनका मंत्री उनकी बात को भी उतना महत्व दें दलित पदाधिकारियों की। ये नहीं कर पा रही, और ये भी नहीं कर पा रही कि दलित अगर बुजुर्ग है तो भारतीय जनता पार्टी में ये इस बात को का संस्कार समझा जाता कि अगर उसकी 80 साल की उम्र भी है तो वो सवर्णों के चरण स्पर्श कर, अगर चरण स्पर्श नहीं करता तो वो सारी उसकी अच्छाइयां धुल जाएंगी, सारी उसकी क्षमताओं का कोई मतलब नहीं, उसे बड़ा अवज्ञाकारी देखा जाता है, ये बड़ी हेठी की दृष्टि से देखा जाता है। तो अब संभोग वध के जो रोमांचित करने वाला प्रसंग है उससे उबरना होगा। उन्हें ये मानना होगा कि जमाना जिस तेजी से बदला है उस तेजी के साथ में पार्टी की मानसिकता को भी बदलें। और इसमें संघ जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने तो बहुत ही साहसिक बयान दिया जो दलितवादी तमाम नेता हैं वो नहीं देख सकते, उनसे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने तो कहा कि दलितों के साथ में 1000 साल तक अन्याय हुआ और एक वो पाप था, उस पाप का प्रक्षालन हम लोगों को करना पड़ेगा। अब सबसे बड़े मार्गदर्शक माने जाते हैं संघ प्रमुख का, लेकिन संघ प्रमुख के इस बयान को भी, ये बयान भी ग्राह्य नहीं हो रहा पार्टी के लिए, ये आश्चर्य की बात है। तो पर मजबूरी है, मोदी जी चूंकि अपने ऊपर पिछड़े का तमगा लगाए हुए हैं और जो पार्टी में सवर्ण वर्ग सत्ता हावी है और उन्हीं के दम पे मोदी जी को लगता है कि जब तक उनकी स्वीकृति साथ है तभी तक पार्टी में उनका ये निरंकुश दबदबा कायम है। तो इसलिए वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जानते हुए भी जिससे जो है वो जो सवर्ण वर्ग सत्ता है पार्टी की वो जो है बिदक जाए उनसे और उनको जो है उनका भी पानी उतार दे। तो इसलिए वो सामाजिक सुधार के मामले में एक सीमा तक वो जाते नहीं दिखाई दे रहे। वो अब उनको एक चिंता है कि बड़ा जातिगत जनगणना के से और संविधान बदलने के राहुल गांधी के और इंडिया गठबंधन के नारे से और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के नारे से, इससे जो है बड़ा उनका एक बड़ा वोट बैंक खिसका है। तो वो और जो एक बात उठाई कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से 3 पिछड़े वर्ग के, केवल मात्र 3 पिछड़े वर्ग के अधिकारी हैं जो सचिव भारत सरकार में सचिव के रूप में कार्यरत है, और वो भी महत्वहीन विभाग पे हैं। तो इसको जो है इसको फुस करने के लिए, इसकी काट के लिए वो अगर जब नई सरकार बनी थी तो भी साफ दिखा सकते थे कि वो पिछड़े वर्ग के सचिवों का अनुपात भारत सरकार में बढ़ा देते, कुछ उनको भी महत्वपूर्ण पद देते और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको महत्व देते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। अंततोगत्वा चूंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस ने एक समय पे 40 साल तक 1977 तक जो अविरल राज्य किया, वो 3 जो वोट बैंक थी उनकी संजीवनी उसके साथ में थी। ब्राह्मण की संजीवनी थी, मुसलमान की संजीवनी थी, दलित की संजीवनी थी। ब्राह्मणों को तो भ्रमित करने में वो सफल हो गए थे 2014 में ही, जब उनकी जो आईटी सेल है उसने ये जो है बिल्कुल ये व्याप्त कर दिया था, ये धारणा व्याप्त कर दी थी कि मोतीलाल नेहरू ने जो मुसलमान थे अपनी पहचान छुपा के और वो ब्राह्मण के रूप में अपना प्रचारित कराते थे ताकि वो उनके परिवार के लोग यहाँ की जनता पे हुकूमत कर सकें, इसका वो लाभ उठाते रहे। और मुसलमान होने के नाते उनके जितने भी वंशज थे वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी हो और चाहे इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी हो, सबने बहुत हिंदू विरोधी कार्य किए। ये दूसरी बात है कि उन्होंने जो कार्य किए वो जो है हिंदू तुष्टीकरण का अपराधी वो ज्यादा ठहरते, तीनों नेता। वो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई काम साबित नहीं किया जा सकता जहां उन्होंने हिंदुओं के हितों की कीमत पर मुसलमानों के हितों का पोषण किया हो। लेकिन ये चस्पा करने में वो सफल हो गए थे, तो ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग छटक गया था। हालांकि वो अब जो है वो पुनर्विचार कर रहा है और कांग्रेस के प्रति एक ब्राह्मणों के एक वर्ग में भी इस चुनाव में भी देखा गया कांग्रेस के प्रति फिर पुराना लगाव बहाल हुआ है। दलित छिटक गए थे, मुसलमानों को लगा कि अब कांग्रेस के पास कोई मूल वोट बैंक नहीं बचा है, तो कई जगह जो मुसलमान है वो जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देने लगे थे। वहां ममता बनर्जी के मुकाबले कांग्रेस को 0 इस बार भी वोट मिला पश्चिम बंगाल में,
और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा तरजीह देने के लिए मजबूर हो गया था। अब लेकिन अगर ब्राह्मण की वापसी होती और उसके बाद में फिर दलितों की वापसी भी हो जाती तो मुसलमानों की तो पहली प्राथमिकता कांग्रेस है ही, तो फिर कांग्रेस का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। तो दलित कांग्रेस के पाले में न पहुंच पाए, इंडिया गठबंधन के पाले में न पहुंच पाए, इसके लिए दलितों के प्रति, दलितों के अधिकारों को मान्यता देने का तरीका अपनाने की बजाय वो दूसरी वो जो है वो एक तरह से चालबाजी वाले तरीके अपना रही। ये लगता है कि जो इनेलो का और हरियाणा में इनेलो का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो हुआ है उसमें पर्दे के पीछे इसका कहीं ना कहीं रोल भारतीय जनता पार्टी का भी अनुमानित किया जा रहा, क्योंकि हरियाणा में इस बार दो ध्रुवीय मुकाबला था। एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी देखने में आ चुका है कि इस कदर हावी हो गई थी, एंटी इनकम्बेंसी वहां इतनी इस कदर हावी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर हो जाना तय समझा जा रहा। लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला, जब इनेलो और इनका जो है समझौता हो गया, बसपा का त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, और त्रिकोणीय मुकाबले में हो सकता है कि गफलत में भारतीय जनता पार्टी फिर बाजी मार ले जाए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चालबाजी भरी रणनीतियों का इस्तेमाल अन्य राज्यों में भी करने की कोशिश करेगी, और बसपा को, उत्तर प्रदेश में बसपा को पुनर्जीवन देने की कोशिश करेगी, ताकि इंडिया गठबंधन के जो बहुत और ज्यादा प्रभावी होने के जो मंसूबे हैं उनको चकनाचूर किया जाए। खैर, हर राजनीतिक पार्टी अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रणनीति को मैं बहुत गलत नहीं मानता। ऐसी रणनीति को उनको अख्तियार करनी चाहिए, अपनी जो सत्ता में बचाने का या सत्ता में आने के लिए जो पता चला कि पुरजोर तरीके से जो पार्टी काम नहीं कर पाती, वो तो समाप्ति हो जाती, वहां कोई संध का भाव नहीं चलता। लेकिन ये है कि अगर दलितों का विश्वास अगर वास्तव में अर्जित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने तथाकथित धार्मिक संस्कार छोड़ के और ये मानना पड़ेगा कि वो भी सवर्णों के, वो भी गैर अस्पृश्य पिछड़ों के, संपन्न पिछड़ों के बराबर के जो है के इंसान हैं, और उनको भी जहां उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाने की बाध्यता महसूस करनी चाहिए। साथ ही आरक्षण को उसको फिर ज्यों का त्यों धकेलने की बजाय आरक्षण को समाप्त करने की कोशिशों से उन्हें फिर ज्यों का त्यों पीछे की ओर धकेलने के षड्यंत्र करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को ये करना पड़ेगा कि ऐसे अवसर उनके और ज्यादा बढ़ाए जाएं, क्योंकि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सदियों से अन्याय हुआ है, तो आप उनके साथ में कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, और उनके साथ में ये आप उनको जो है वो अपने अयोग्यता की वजह से पीछे नहीं हुए, आपने उनको पद से, संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर रखा था, इसलिए पीछे हुए हैं। तो वो अब उसकी भरपाई के वो अधिकारी हैं, तो उसकी भरपाई के प्रयास में वो उनको कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तभी एक नया समाज बनेगा, और तभी वो जो हिंदुत्व को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हिंदुत्व की छतरी इतनी व्यापक हो कि उसमें न सवर्ण अपने को बेगाना महसूस करें, न पिछड़े बेगाना महसूस करें, और न दलित बेगाना महसूस करें। तो उनको जो है अपनी इस मामले में सोच बदलनी चाहिए, और वो जिनको वो धार्मिक संस्कार कहते हैं, वो धार्मिक संस्कार नहीं है, वो एक तरह से एक सामाजिक उपनिवेश के संस्कार हैं जो आज के युग में त्याज्य है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और साथ ही साथ जो नए दर्शकों ने, जिन्होंने पहली बार आज हमारा वीडियो देखा है, उन्हें वीडियो दिलचस्प लगा हो तो वो स्वयं भी इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपने मित्रों, परिचितों और परिजनों को भी प्रेरित करें कि वो भी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, और साथ ही सब्सक्राइब करें, और इसका बेल आइकॉन साथ ही दबाना न भूलें, ताकि जो घंटी की आकृति का बटन होता है उसको अगर आप दबा देंगे तो इसी ढंग के जो नए वीडियो हम डालेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा और आप उसको देख सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।